बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में ईरान और रूस दोनों के हालात पर एक बहुत ही मुख्तसर नज़र डाली जाएगी, क्योंकि दोनों मुल्कों में जो हालात दरपेश हैं, अगर उनको थोड़ा सा तफसील से जायजा लिया जाए तो कम से कम 1 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि 18-19 मिनट में कम से कम जो मालूमातें आपको दी जा सकें। ईरान का बहरान मुजाहरे हैं जो अब 50 रोज से ज़्यादा गुजर गए हैं और ये तहरीक बदस्तूर चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। 17 सितंबर से ये तहरीक शुरू हुई थी एक तालिबा मईसा अमीनी के दौरान हिरासत कत्ल के खिलाफ, और अब इसमें नए मोड़ आ रहे हैं। ये तहरीक पूरे मुल्क में जारी है, लेकिन आज एक मुजाहरों की नई लहर की काल दी गई है। आज का दिन वो है जब 2019 में महंगाई के खिलाफ होने वाले मुजाहरीन का जो कत्लेआम किया गया था, जिसमें 1500 या 1600 और 1600 के दरमियान शहरी शहीद किए गए थे, उनकी याद में ये काल दी गई है। ये खसूसी काल है, और इस काल के मुताबिक आज ईरान भर में तमाम यूनिवर्सिटियों, तमाम कॉलेजों, स्कूलों, मार्केटों और बाजारों से जुलूस निकाले जाएंगे। गोया कि एक बड़ी लहर आज के दिन मुतवक्को है। इस मुजाहरे की काल दी गई है लंदन में हाल ही में कायम होने वाले ईरान इंटरनेशनल टेलीविजन की तरफ से, और ईरान के अंदर बहुत सारे लोग इसको केबल पर भी देखते हैं और नेट पर भी देखते हैं। अगरचे नेट पर पाबंदियां हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ न कुछ प्रॉक्सीज वगैरह लगाने का बंदोबस्त इनकलाबियों ने कर लिया है। हर जगह तो नहीं देखा जाता, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग देखते हैं। और फिर वहाँ होता क्या है, केबल पर तो टीवी ये नहीं है, लेकिन ये सैटेलाइट की डिश जिनके पास है या जो प्रॉक्सी के जरिए नेट देखते हैं, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर इनकी फिल्में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में शामिल करके व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज देते हैं। इसलिए अब ईरान की जो हर बात है, वहाँ जो भी इवेंट होता है, उसकी इतला चाहे देर से मिले, लेकिन तमाम ईरानी शहरियों को मिल जाती है। और ये एक डेवलपमेंट है जो वहाँ हुई है। 2019 के साने की याद में ये मुजाहरे हो रहे हैं। दूसरी सूरत में जो रूटीन के मुजाहरे हैं वो बदस्तूर जारी हैं, उनकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, और हुकूमत ने, ईरानी हुकूमत ने परेशान होकर ये फैसला किया है कि एक इनमें से 15-16 हज़ार अफराद इस वक्त गिरफ्तार हैं, जेलों में बंद है। तो इब्तदाई तौर पर फैसला ये किया गया कि इनमें से 750 वो चुन लिए गए हैं लोग कि जिनको सजाए मौत या उम्र कैद दी जाएगी। तो कल चुनाचे इनमें से पहले आदमी को सजाए मौत सुना दी गई। इस आदमी का नाम ईरान की हुकूमत ने जारी नहीं किया। ये भी एक पहला वाकया अपनी नौयत का, क्योंकि जब किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उसका नाम, पता, जुर्म सब कुछ मुश्तहर किया जाता है। यहाँ ये नाम इसलिए नहीं दिया गया कि अगर जब नाम देंगे तो उस पर जुर्म क्या लगाएंगे। तो 750 मुजाहरीन हैं, उनको सजाए मौत या सजाए उम्र कैद पहले को कल दे दी गई है, और एक इश्तहार जारी किया गया वहाँ कि बाकी 750 को भी इसी किस्म की सजाएं दी जाएंगी, यानी कुछ को सजाए मौत, कुछ को उम्र कैद, कुछ को कैद। तो जो कल जो सजा दी गई है, इसमें 5 मजीद आदमियों को 10 से 15 बरस की सजाए कैद सुनाई गई है। उम्र कैद किसी को नहीं दी गई, लेकिन जो बाकी 750 हैं, इनमें से कुछ को उम्र कैद भी दी जाएगी, कुछ को 10 साल कैद दी जाएगी, और कुछ को सजाए मौत दी जाएगी। किसे सजाए मौत देनी है, ज़ाहिर है इसके लिए कोई मेरिट नहीं रखा गया। एक गिनती मुतय्यन की जाएगी कि इतनों को फांसी देनी है, इतनों को उम्र कैद देनी है, इतनों को ये देनी है, फिर पूरा जिसके नाम का जैसा निकले। ये सूरत होगी। पूरे मुल्क में ये तहरीक चल रही है वो अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है उसका जोर ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 दिनों में 2 शहरों में कत्लेआम हुआ है, एक जाहिदान में, एक खास में, दोनों बलूचिस्तान के शहर हैं। तो उसके रद्द अमल में फिर जो वह मुजाहरे फूटे, तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बलूचिस्तान के बड़े शहरों में गवर्नमेंट ऑफ ईरान की कोई इमारत सलामत नहीं बची है। सबको या जलाकर राख कर दिया गया है या उनको तबाह कर दिया गया है, क्योंकि वाकया इतना दिलदोज था। एक कत्लेआम जुमे को हुआ जब लोग नमाज अदा कर रहे थे, मस्जिद के अंदर भी और मस्जिद के बाहर भी। जो लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहे थे उन सबको गोलियों से भून डाला गया। दोनों तरफ से पासदारान इनकलाब ने घेरा डाला और फिर मशीन गनों से फायरिंग की, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा लोग मरे और बहुत ज्यादा जख्मी हुए। शायद ही कुछ नमाजी बच सके हों। तो चुनाचे जब घर घर लाशें और जख्मी पहुंचे तो वहां फिर लोग जिंदगी को उन्होंने गोया, वो जो मुहावरा है कि कफन बांध लेना
या जान हथेली पर रख लेना। कि ज़ाहिर है एक घर में जब 3 लाशें पहुंची या 2 लाशें पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमने अब जीकर क्या करना है अगर बदला ना लिया। तो चुनाचे फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया उसके नतीजे में ईरान के बड़े शहरों से या बलूचिस्तान के बड़े शहरों से पासदारान इनकलाब को कुछ दिनों के लिए पसपा होना पड़ा। वो खाली कर गए। उसके बाद फिर मुजाहिदीन ने लोगों ने सरकारी इमारत कोई एक भी नहीं छोड़ी। तो खास बात नाज़रीन इस तहरीक की ये है, मैंने पिछली मरतबा भी बताया था लेकिन शायद एक आध फिक्रा था, वो ये है कि दुनिया में जहाँ भी इनकलाब आया है कोई ना कोई इनकलाबी कौंसिल होती है, कोई ना कोई तहरीक होती है, कोई ना कोई पार्टी होती है, कोई ना कोई लीडर होता है। लीडर एक मरकजियत का निशान होता है और उसके नीचे मुख्तलिफ पार्टियों की नुमाइंदों की एक कौंसिल होती है जिसे कभी इनकलाबी कौंसिल का नाम दिया जाता है, कभी रहबर कौंसिल का नाम दिया जाता है, जो भी नाम दिया जाए। एक क़यादत होती है जो तहरीक चलाती है, चाहे वो इनकलाब की तहरीक हो, चाहे वो जमहूरियत की बहाली की तहरीक हो, चाहे वो हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कानूनी और आईनी दायरे में रहते हुए जद्दोजहद करे, कोई न कोई क़यादत होती है। ईरान में इस इनकलाब की जो सड़कों पर हमें हर रोज नजर आता है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई कौंसिल नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, कुछ नहीं है। लोग खुद निकलते हैं। सवाल ये है कि इस बात के कि बाज़ ऐलानात ईरान इंटरनेशनल टीवी लंदन से नशर होते हैं, बाज़ ऐलानात इलाके की किसी कोई शख्सियत, इलाके की कुछ शख्सियत एक ऐलान जारी करती है कि आज सब लोग फिलहाल जगह पर जमा हो जाए और कोई नहीं पूछता कि भाई तुम हो कौन, ये ऐलान करने वाले, ये कॉल देने वाले। वो लोग निकल पड़ते हैं और इस तरह ये तहरीक चल रही है। दुनिया की अपनी नौइयत की वाहिद तहरीक है जिसकी कोई क़यादत हमें नजर नहीं आ रही। तो आज जो मुजाहरों की कॉल दी गई है उसका नाम रखा गया है शाहराह तेहरान की फतह का मार्च। अब शाहराह तेहरान की फतह से क्या मुराद है, क्योंकि शाहराह तेहरान किसी एक सड़क का नाम तो नहीं है। मुझे जो लगता है इसका मतलब ये है कि तेहरान को जाने वाली शाहराह यानी तेहरान पर कब्जा करने की जो वसीला है, जरिया है, उसको हमने फतह करना है। अब वो आज फतह करते हैं ये नहीं करते, बड़ा मुश्किल है कि आज फतह कर लें, लेकिन गोया कि उन्होंने अपना एक टारगेट वाज़े कर दिया है। नाज़रीन अफसोसनाक बात यह है कि मैंने पिछली मरतबा भी ये बताया था कि जो क्लर्जी के लोग हैं उनकी शामत आई हुई है और उनकी पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। तो वो वीडियो जो थी मैंने अपलोड की तो यूट्यूब ने उसे अपलोड करने से इनकार कर दिया। अब एक 7 सेकंड का क्लिप है जिसे मैं शामिल कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ये शायद यूट्यूब रिफ्यूज़ ना करे, क्योंकि इसका दौरानिया बहुत छोटा है तो शायद ये चल जाए। आप इसको देखें और इबरत पकड़ें। मजहबी रहनुमा काबिल एहतराम होते हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए, मजहबी क़यादत का भी और तमाम मजहबी निशानात का भी। पगड़ी भी एक मजहबी निशान है और उलमाए दीन होना भी एक, हम तो इसे शियार समझते हैं। लेकिन ईरान में इनके साथ जो कुछ हो रहा है इन लोगों के साथ, आपको ये एक दिलचस्प बात बता दूं कि अब ईरान में ये लोग बाहर सड़कों पर नजर आना बंद हो गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। आते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। उसकी वजह ये नहीं है कि इन लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है, बल्कि उसकी वजह यह है कि ये लिबास बदल कर घरों से निकलते हैं। यानी अमामा घर छोड़ देते हैं और जुब्बा कुब्बा भी घर छोड़ देते हैं, जैसे आम आदमी का लिबास होता है, चाहे वो पैंट शर्ट हो, कोट पैंट हो, वो ईरान का रवायती कुर्ता पजामा हो, जो कोई भी लिबास हो, वो आम आदमी के लिबास में निकलते हैं ताकि कोई उन्हें मजहबी मौलाना ना समझे और उनकी शामत ना आए। ये हालत हो गई है और इस हालत के जिम्मेदार ये गली मोहल्ले के उलमाए कराम नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो तेहरान में बैठे हुए हैं और जिन्होंने मजहब के नाम पर तारीख का बदतरीन जालमाना और इस्तेहसाली निज़ाम मुसल्लत कर दिया है। जबर का किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, किसी को मांगने की इजाज़त नहीं, यानी मुतालबा करने की इजाज़त नहीं है। और 70% दौलत इन ऊपर बैठे हुए चंद मौलवियों के पास आ गई है। बाकी सारा मुल्क गरीब है, रोटी सही तरीके से नहीं मिलती, कपड़े सही तरीके से नहीं मिलते, स्कूलों की फीसें बच्चे अदा नहीं कर सकते। गोया के ईरान में मुझे जो लग रहा है वो ये है कि 79 में जो इनकलाब आया था वो अब तभी उम्र पूरी कर चुका है और जबर का ये निज़ाम अब ढह जाने को है। तो नाज़रीन ईरान के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर वो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी बात रूस की भी करनी है। रूस की फौज 2 महीने पहले पसपा होना शुरू हुई। आपको याद है कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, ये कहकर
کہ یوکرائن کے ان علاقوں کو آزادی دی جائے جہاں روسیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے. ان میں روسیوں کی باقاعدہ تصدیق شدہ اکثریت نہیں تھی، لیکن ان کی اچھی خاصی تعداد تھی جو سوویت یونین کے دور میں روس سے نکل کر ان علاقوں پر آباد ہوئے تھے. اور 24 فروری کو حملہ کیا تھا اور 25 فروری کو روس کا یہ اعلان آیا تھا کہ ہم 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 دن کے اندر دارالحکومت کیف پر قابض ہو جائیں گے. کچھ لوگ یورپی ریڈیو اس کو کیف لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کچھ کیف پڑھتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ، جو بھی بہرحال تلفظ ہو. تو کیف پر قبضہ کر لیں گے اور پھر وہ اگلے 10 دن تک کیف کی طرف پیش قدمی کرتے رہے. 4 دن میں کیف فتح کرنے کا خواب تو پورا نہ ہو سکا، لیکن 10-12 دن کی پیش قدمی کے بعد وہ کیف کے خاصے نزدیک ضرور پہنچ گئے تھے. اسی طرح انہوں نے مشرق اور جنوب دو اطراف سے کافی اندر تک چلے گئے تھے اور یوکرائن کا 25% کے قریب رقبہ، یعنی 75% اب بھی یوکرائن کے پاس تھا، لیکن 25% روس کے قبضے میں آ چکا تھا. اس عرصہ میں یوکرائن نے جو مزاحمت کی وہ تاریخ کا ایک بے مثل باب ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے سے روس کی پسپائی کا عمل شروع ہو گیا. ہر روز وہ کسی نہ کسی قصبے سے پسپا ہو رہی ہے. اس کی فوجیں کبھی کمانڈر کے حکم پر پسپا ہو جاتی ہیں، کبھی خود ہی پسپا ہو جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے کمانڈر بھی پھر دوڑ لگا دیتا ہے. اس ہفتے جس اہم شہر سے روس کو بھاگنا پڑا اس کا نام ہے خیرسون. ہمارے اخبارات میں خیر سون چھپا، یعنی خے کے ایچ کو ہم خے ہی لکھتے ہیں، لیکن یہاں کے ایچ سے مراد کھے ہے، یعنی خیرسون. تو خیرسون کا شہر جنوب مشرقی یوکرائن کا ایک بہت بڑا اڈا تھا، اسٹریٹجک اڈا، اور یہ ان شہروں میں شامل تھا جن کو روس نے ایک قانون کے تحت یوکرائن سے الگ کر کے اپنے ملک کے اندر ضم کر دیا تھا. روس کا جن علاقوں پر قبضہ ہے اس کے 2 حصے روس نے کیے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کو وہ ایک آزاد رشین ریپبلک بنانا چاہتا ہے، یعنی وہ روس کا حصہ نہیں ہے، ایک الگ ملک ہوگا لیکن وہ یوکرائن سے آزاد ہوگا. اور دوسرا وہ حصہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو اصل میں روسی علاقے تھے جن پر یوکرائن نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، تو وہ علاقے جو ہیں وہ روس کے اندر اپنے علاقے کے اندر ضم کر رہا ہے. تو یہ جو خیرسون ہے یہ ضم شدہ علاقوں میں شامل تھا. وہاں سے پھر جس طرح انہوں نے روسی فوج کو بھگایا ہے وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یعنی سارے یورپ میں اس کی مشہوری ہو رہی ہے اور روس کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی 2 درجن مزید قصبوں سے انہوں نے روسی فوج کو بھگایا ہے. یہ ان کی حالت ہو گئی ہے کہ جس کے بعد پھر پیوٹن کو اس طرح کا بیان دینا پڑا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اور خاص بات جو اس نے کی، جو بہت ہی خاص بات تھی، وہ یہ تھی کہ کرائمیا کے بارے میں بھی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. کرائمیا یوکرائن کا وہ صوبہ ہے جو اس جنگ سے کئی سال پہلے روس نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے چھین لیا تھا. کرائمیا وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں یہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا، یہ مسلمانوں کی اکثریت تھی اور یہ مسلمان علاقہ گنا جاتا تھا. لیکن پھر جب اسٹالن کا دور آیا، اس کے پھر بعد کے دور آئے، تو اس میں سے مسلمانوں کو قتل عام کے ذریعے ختم کر دیا گیا. آدھے مسلمان تو کرائمیا کے اندر ہی قتل کر دیے گئے اور آدھے مسلمانوں کو ہزاروں میل دور سائبیریا پہنچنے کا حکم ملا پیدل. تو وہ سائبیریا نہیں پہنچے، وہ رستے میں مر گئے. تو اس طرح یوکرائن مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو گیا. شاید 1 یا 2%، 1% سے کچھ کم مسلمان اب بھی وہاں ہے، لیکن مسلمان اکثریت کے اس علاقے کو مسلمانوں کے وجود سے اسٹالن نے پاک کر دیا. تو پیچھے رہ گئے یوکرائنی، کیونکہ باقی جو لوگ تھے وہاں مقامی مسلمان تو خیر ترکوں کے دور میں گئے اور وہاں آباد ہوئے اور پھر وہی کے لوگ ہو گئے، لیکن جو قدیمی باشندے تھے وہ تھے یوکرائنی. تو سوویت یونین کے سارے دور میں کرائمیا یوکرائن کا صوبہ رہا، لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے بعد پھر جب یہ پیوٹن صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ کرائمیا جو ہے یہ تو ہمارا ہے، یہ تو یوکرائن کا ہے ہی نہیں. کرائمیا کبھی بھی روس کا حصہ نہیں رہا، یعنی زار روس کے زمانے میں بھی کرائمیا جو تھا عثمانیوں کے پاس تھا، اور اس سے پہلے کرائمیا کا ایک الگ ملک تھا. رومانیہ، بلغاریہ، ان لوگوں کے بیلورشیا اور مالدووا، یوکرائن، اس طرح یہ علاقہ بھی ایک الگ ملک تھا اور جو بعد میں پھر یوکرائن کا حصہ بن گیا. تو روس نے اس پر قبضہ کر لیا. قبضہ اس طرح کیا کہ وہاں کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی، کیونکہ اس میں اکثریت روسی نسل کی تھی. قرارداد پاس کی کہ ہم روس کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں.
जैसे ही ये करारदाद पास हुई, रूस ने अपनी फौज भेजी और क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। तो अब ये एक हैरत अंगेज बात है कि पुतिन कह रहा है कि जंग बंदी कर लो खुदा के वास्ते, क्राइमिया भी ले लो, मैं क्राइमिया भी देने के लिए तैयार हूँ। इस हद तक रूस का जवाल आ चुका है। और नाज़रीन, इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस का जो भारी नुकसान हुआ, पहले मैं वो बता दूं कि 1 लाख से ज्यादा रूसी फौजी हिलाक और जख्मी हो चुके हैं। रूस की कुल एक्टिव फौज 3.5 लाख है। 3.5 लाख यानी 15 करोड़ की आबादी के मुल्क रूस की फौज जो है वो पाकिस्तान से भी तकरीबन आधी है। पाकिस्तान की भी जो एक्टिव फौज है वो 4 लाख से ज्यादा है, वैसे टोटल 7-8 लाख है। 3.5 लाख एक्टिव फौज है, 2-2.5 लाख रिजर्व हैं। तो 3.5 लाख एक्टिव फौज में से 1 लाख फौज लगारा हो गई। 60,000 उनमें हिलाक हैं, 40,000 से ज्यादा जख्मी हैं। तो जो जख्मी होते हैं वो फिर फौजी नहीं रहते, वो उनको रिटायर करना पड़ता है, या बहुत रेयर होता है कि कोई फौजी जख्मों से इतना ज्यादा सेहतयाब हो जाए कि फिर से फौज में चला जाए, वरना आमतौर पर फौजी जख्मी फौजी ड्यूटी देने के काबिल नहीं रहता। कोई ना कोई उसका हाथ ज़ाया हो चुका होता है, जो मफलूज हो चुका होता है, या कोई उसका और जिस्म का हिस्सा मुतासर हो चुका होता है, वह फौजी ड्यूटी नहीं कर सकता। गोया कि रूस अपनी 1 लाख फौज से महरूम हो चुका है। उसके शहरी जो मरे हैं वो अलग है। यूक्रेन के भी 40,000 से ज़्यादा शहरी मारे गए हैं। जंग में बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है, और ज़्यादातर जंग में नहीं मारे गए, बल्कि ज़्यादातर है कि जिन शहरों को रूस ने कब्जा किया वहाँ पर उसने घेर कर उनको मारा, इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दिया, या फिर सिविल इमारतों पर बमबारी की। तो दूसरी तरफ एक रिपोर्ट नुकसान के हवाले से ये आई है कि रूस के पास क्रूज मिसाइलों की किल्लत हो गई है। यानी इतने ज्यादा क्रूज मिसाइल उसने बरसाए हैं यूक्रेन पर कि अब उसके पास कम पड़ गए हैं। अब जाहिर है ये वो सोवियत दौर तो है नहीं, जब 15 जमहूरियाओं 15 मुल्कों के वसाइल मास्को के कब्जे में थे। अब मास्को के वसाइल महदूद हैं, वो इतनी जल्दी इतने ज्यादा क्रूज मिसाइल नहीं बना सकता कि उनकी कमी पूरी की जा सके। यही वजह है कि उसने ईरान से ड्रोन तैयारे मांगे, और इस तरह उसके कई हवालों से और कई मोर्चों पर, कई महाजों पर रूस की फौज अमलन मफलूज हो चुकी है। एक वो जो दिलचस्प बात बताने वाला था वो ये था कि रूस मुसलसल धमकियां दे रहा था यूरोप को कि मैं तुम्हारी गैस बंद कर दूंगा, और इस धमकी से यूरोप के अंदर, मगरबी यूरोप के अंदर खौफ था। वहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, लकड़ियाँ कम हैं क्योंकि जंगल काट दिए हैं, और वैसे भी जो नया लिविंग स्टाइल है उसमें लकड़ियाँ जलाने वाले चूल्हों की किचन में गुंजाइश ही नहीं रखी गई। यहाँ गुंजाइश है या तो पाइपलाइन से गैस की, या फिर वो जो गैस के सिलेंडर होते हैं। अब इस किचन में जो नए लिविंग स्टाइल के अंदर लोगों के घरों में है, उनमें लकड़ियाँ कहाँ जलाई जाएंगी, ये भी एक बड़ा मसला है। तो यूरोप वाले इससे खौफजदा थे, इस सूरत हाल से। लेकिन यूरोपीय हुकूमतों ने, वो क्या होता है, एक एमरजेंसी प्लान जो बनाते हैं, उसका कोई और नाम भी होता है, उसके तहत कुछ इकदाम किए, कुछ गैस के जखीरे जमा किए, कुछ मुतबादल तरीके जहाँ जहाँ से मिल सकते थे। चुनाचे अब रूस को ये रिपोर्ट सुनकर बड़ा धचका लगा कि यूरोप में अगर ये गैस बंद करता है तो गैस का बहरान तो होगा, लेकिन उतना शदीद नहीं होगा जितना रूस को तवक्को थी। तो नाज़रीन, रूस के बारे में कुछ और बातें भी थी, मैं नहीं कर रहा क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। कहने का मतलब ये था कि ईरान के अंदर भी, ईरान भी बहरान में है और उसका तहदी रूस भी बहरान में है, और पुतिन का जवाल है तो यहाँ खामनेई साहब का जवाल है। दोनों डिक्टेटर अपनी जिंदगी के खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। आने वाले हफ्तों महीनों में कुछ भी बड़ा काम इन दोनों मुल्कों के अंदर हो सकता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के हालात एक ही तरह के हैं। जंग में उलझकर रूस ने अपनी मईशत को सकेड़ लिया है, और एक उससे भी बड़ी जंग में उलझकर ईरान ने अपनी मईशत को गोया के मौत के घाट ही उतार दिया है, क्योंकि ईरान ने अपने सरहदों से बाहर जाकर जंग लड़ी है। यानी वो यमन में लड़ रहा है, वो बहरीन में लड़ रहा है, वो लबनान में लड़ रहा है, वो शाम में लड़ रहा है, वो इराक में लड़ रहा है। तो इतने ज्यादा महाजों पर जब जंग छिड़ेगी, अगरचे अब इस जंग की शिद्दत में बहुत कमी आ गई है, पहले जितना पैसा खर्च करने के लिए ईरान के पास नहीं रहा, लेकिन अब भी वो खर्च कर रहा है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।